नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस के बारे में। कई बारी जैसा देखा जाता है कि लोगों को दिल की नसों में जो रुकावटें होती हैं, उसके साथ साथ में जो दिमाग को जो नसें जाती हैं, जो कि ब्रेन को सप्लाई करती हैं खून, उनके अंदर भी रुकावटें पाई जाती हैं। उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस बोलते हैं। कैरोटिड मतलब जो कैरोटिड आर्टरी जो कि ब्रेन को जो सप्लाई करती है, उसका नस का नाम है। स्टेनोसिस मतलब सिकुड़न हम उसको बोलते हैं। ये जो सिकुड़न है, ये कई बारी जो नसों को जो सप्लाई करती हैं, उसकी जो मेन जो आर्टरी होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसमें भी मिल सकती है। कई बारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में या फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में भी मिलती है। जब भी ये रुकावट जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की तरफ जाती है और कॉमन कैरोटिड से, तो उसमें उस केस में जो प्लाक जो होता है, जिसकी वजह से स्टेनोसिस हो रखी होती है, उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। उसका पहले हम लोग ऑपरेशन से पहले या कोई स्टेंटिंग से पहले हम लोग असेसमेंट उसका किया जाता है। उसके लिए कई बार कैरोटिड डॉपलर की ज़रूरत पड़ती है मरीजों को। तो कैरोटिड डॉपलर हम लोग करा के देखते हैं, और कुछ केसेस में कैरोटिड एंजियोग्राफी भी करा के देखी जाती है। अगर हमको कोई डाउट है कि जो कई बारी, क्योंकि जो असेसमेंट जो होती है स्टेनोसिस की, वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होती है डॉपलर की। अगर कोई एक इंटरप्रेटर कर रहा है, उसको हो सकता है उसको लगे कि 70% ब्लॉकेज है, कोई दूसरा कर रहा है उसको लगे कि 60% ब्लॉकेज है। जब भी इस तरह के कुछ विरोधाभास अगर होता है, उस केस में हम लोग कैरोटिड एंजियोग्राफी भी करा के देखते हैं। कैरोटिड एंजियोग्राफी से हमको एक तो ये इस बात का पता लगता है कि कहाँ पर रुकावटें क्या है। उसके अलावा उससे हमको कई बार सर्कल ऑफ विलिस जो होता है हमारा, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। सर्कल ऑफ विलिस क्या होता है? सर्कल ऑफ विलिस एक तरह से कम्युनिकेशन का चैनल होता है, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होता है। जो हमारी जो नसें जो जाती हैं, जो कि कैरोटिड आर्टरी जाती हैं दोनों तरफ की, वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं एक लेवल पे ब्रेन में जाके, और एक एरिया बनाती हैं जिसको हम लोग सर्कल ऑफ विलिस बोलते हैं। वो एक तरह से कम्युनिकेशन होता है दोनों आर्टरीज की सप्लाई के बीच में। उसका बेनिफिट ये होता है, अगर मान लो एक तरफ की नस अगर ब्लॉक हो भी जाती है, अगर 100% ब्लॉक भी हो जाती है, तो दूसरी तरफ से जो सप्लाई जो है चलती रहती है ब्रेन की, और ब्रेन में कोई प्रभाव नहीं आता है। जब भी हम लोग को इसका एडवांटेज ये होता है, जब भी हम लोग अगर मान लो ऑपरेशन करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक तरफ ही ऑपरेट किया जाए। अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम होती भी है, तो दूसरी तरफ से जो है सप्लाई चलती रहेगी और मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक तरह से जब भी हम लोग को इंटरवेंशन करते हैं या सर्जरी करते हैं, उसमें एक सर्जन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और मरीज के लिए भी हेल्पफुल है, जिससे कि उसको फर्दर जो है कई बार अगर मान लो एक साइड की नस अगर ब्लॉकेज है भी, दूसरी साइड से उसकी सप्लाई चलती रहती है और उसको कोई भी स्ट्रोक नहीं होता है, ना ही कोई लकवा होती है, ना पैरालिसिस होता है। ये नेचुरली कुदरती भगवान ने आपको दिया है सर्कल ऑफ विलिस एक स्ट्रोक से प्रिवेंशन के लिए। अब हम लोग आते हैं इंडिकेशन में, कब जो है इन ब्लॉकेज को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जिन मरीजों को किसी भी कारण से विदिन 6 मंथ अगर मान लो उनको कोई भी लकवा हुआ है, या फारिस हुआ है, या फिर कोई बेहोश हुए हैं, या डिजीनेस हुए हैं, उसमें अगर हम लोग डॉपलर करके देखते हैं और उसमें जो रुकावट है 70% या 70% से अगर ऊपर है, तो उस केस में उसके प्लाक को निकालने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसमें स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो जो ब्लॉकेज है अगर 70% से कम है, बट मरीज जो वो थ्रोम्बस के फॉर्म में है, और वो अगर मरीज वो सिम्टम क्रिएट कर रही है, तो उस केस में भी कई बार इसको निकाला जा सकता है। उसके अलावा अगर मान लो मरीजों के आंखों के सामने अगर अंधेरा छा रहा है, जिसको हम लोग एम्ब्रोसिस फ्यूगॉक्स बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, या फिर मान लो जो नस जो रेटिना को हमारे सप्लाई करती है आइज़ को, वहाँ पे अगर सिकुड़न है, और साथ में कैरोटिड में भी सिकुड़न है 70% से ऊपर, तो उस केस में भी हम लोग उसमें से जो कैरोटिड आर्टरी में से जो प्लाक है उसको निकाला जाता है। वो सर्जिकली भी हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर उसमें स्टेंट लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो मरीज जिनकी स्कैनिंग हम लोग नॉर्मली सभी मरीजों को कैरोटिड आर्टरी डॉपलर कराते हैं, जब भी वो लोग मरीज बाईपास के लिए जाते हैं। बाईपास के पे जाने से पहले अगर उस टाइम पे भी उसको रुकावट अगर 70% के आसपास आती है एक नस में या दूसरी दोनों तरफ, तो उस केस में भी बाईपास के साथ साथ में उनकी कैरोटिड आर्टरी में से प्लाक निकाला जाता है, जिसको कि हम कैरोटिड एनाटॉमी बोलते हैं। और जो सर्जरी है कंबाइंड सर्जरी में अब उस टाइम पे कन्वर्ट हो जाती है। उसके अलावा जो इंडिकेशन होते हैं, उसमें कई बार अगर मान लो जो मरीजों को दोनों तरफ रुकावटें हैं, मान लो 80% है, 90% है, तो उन केस में फर्दर कोई स्ट्रोक ना हो, उसको फर्दर स्ट्रोक को प्रिवेंशन के लिए उसमें कई बार स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसको सर्जिकली एनाटॉमी के जरिए भी निकाला जा सकता है। ये कॉमन इंडिकेशन होते हैं कब जो कैरोटिड आर्टरी में जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की वजह से, उसमें कब कब इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ती है, ये मैंने आपको बताया है। तो उसमें मरीज को कई बार महसूस होता है कि कई बार जैसे मैंने आपको बताया, मरीज को कई बार चक्कर आ सकता है, मरीज की आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है, मरीज को
कई बार बेहोश हो सकता है ट्रांजिएंट के लिए, कुछ टाइम के लिए, या फिर एक फ्यू सेकंड्स के लिए बेहोश हो सकता है। सो ये सारे इंडिकेशंस होते हैं जब भी हम लोग उस टाइम पे सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मरीज को कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस है, कैरोटिड आर्टरी के अंदर जो है ब्लॉकेज है या सिकुड़न की संभावना हो सकती है, और उसको हमको रूल आउट करना चाहिए। उसके लिए हमको कैरोटिड डॉपलर करके देखना चाहिए, या फिर कई बार कुछ केसेस में जैसे मैं आपको पहले बताया और कैरोटिड एंजियोग्राफी की भी ज़रूरत पड़ती है। सो उसके अलावा कुछ मरीजों में, ये काफ़ी रेयर सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, उसमें कई बार रेयरिटी में हम लोग बायलेटरल भी हम लोग कई बार कैरोटिड आर्टरी में से जो प्लाक है उसको निकालते हैं। वो उस टाइम पे किया जा सकता है, मतलब किया जाता है जब दोनों तरफ ही जो ब्लॉकेज है मोर देन 80 और 90% के आसपास रहती हैं, बट उसके जो प्लाक के अंदर जो है अगर हेमरेज अगर प्रेजेंट है, इंट्रा प्लाक हेमरेज मतलब कि ब्लीडिंग उसके अंदर जरूरत पर प्रेजेंट है, तो उस केसेस में बायलेटरली भी कैरोटिड आर्टरी एनाटॉमी की जाती है, बट वो स्टेप बाय स्टेप की जाती है। पहले एक तरफ की खोली जाती है, उसके बाद में दूसरी तरफ की खोली जाती है। सो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइप होता है। नॉर्मली बायलेटरली हम लोग नहीं करते, यूनिटली किया जाता है। सो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जिससे कि अगर मान लो एक तरफ में कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो सर्कुलर वेलोसिटी की वजह से जो सप्लाई है दूसरी साइड की चलती रहे और मेडिकल प्रॉब्लम डेवलप ना हो। सो ये मैंने आपको ब्रीफ में जानकारी दी है कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस के बारे में। इसको आप किस तरह से पहचान सकते हो, कब कब इसको किया जाता है, और इसको किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। सो आप कोई और अधिक फ्यूचर में भी और जानकारी मेरे से चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी अच्छी जानकारियाँ मेरे से आप ले सकते हैं। सो इस मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स।